क्वेश्चन 1 से 5 पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में डाउट है ना, तो देख Yes. इसमें क्या दिया, 3 एल्यूमिनियम रॉड्स ऑफ इक्वल लेंथ forms an equilateral triangle ABC. Take O to be the midpoint of rod BC. Find the increase in y coordinate of the center of mass. Center of mass जो है वो सेंट्रोइड पे लाई करेगा ना, इसको G मान लेंगे, पॉइंट G, और इसको O को अपन ओरिजिन मान रहे, तो बेसिकली OG लेंथ में क्या इंक्रीमेंट होगा यही पूछ रहे है ना। Yes. OG लेंथ में इंक्रीमेंट पूछ रहे, और किसी भी लेंथ में जो इंक्रीमेंट होता है, मान लेते हैं OG का जो ओरिजिनल लेंथ है वो x है, और x जो होगा वो 1/3 ऑफ AO होगा ना, मीडियन Yes. डिवाइड्स, सॉरी Yes. सेंट्रोइड Yes. डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1, और Yes. AO जो है वो ट्राइंगल का लेंथ 2 मीटर्स दिया हुआ है, तो 2 cos 30 होगा, cos 30 मतलब √3/2, तो ये 1/√3 आ रहा है। तो इसमें जो इंक्रीमेंट होगा डेल्टा एक्स को अपन ओरिजिनल लेंथ इंटू अल्फा डेल्टा टी लिख सकते, मतलब 1/√3, अल्फा इज 4√3 इंटू 10⁻⁻6, एंड चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर को 1 मान सकते, तो इससे तुझे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. ऑलराइट, और कोई क्वेश्चंस? 5 तक कोई डाउट है किसी को? 1 से 10 के बीच में? Sir, 15. 15 से पहले और कोई डाउट है किसी को भी? अच्छा 15 देखो इसने क्या दिया, मिक्सचर ऑफ 4 grams of helium and 28 grams of nitrogen is enclosed in a vessel of constant volume और temperature 300 Kelvin दिया हुआ है. Find the quantity of heat absorbed by the mixture to double the root mean square velocity. देख यहाँ पे हमें पता है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो √3RT/m होता है, मतलब अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, तो RMS स्पीड को डबल करने के लिए टेम्परेचर को 4 टाइम्स होना पड़ेगा ना। Yes. इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ, तो फाइनल टेम्परेचर 1200 केल्विन हो जाएगा, Yes. दैट मींस चेंज इन टेम्परेचर इज 900 केल्विन, और कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो हीट एब्जॉर्ब जो है ऐसे सिचुएशन में अपन NCV डेल्टा टी लेते हैं ना, और क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप की गैस है, तो हेलियम का नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स CV डेल्टा टी प्लस नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स CV डेल्टा टी। हेलियम और नाइट्रोजन दोनों डायटोमिक है ना, तो दोनों का CV सेम होगा। डायटोमिक के लिए CV कितना होता है, सॉरी हेलियम मोनो एटोमिक है, तो हेलियम के लिए CV1 लिख दो और नाइट्रोजन के लिए CV2। हेलियम का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 4 ग्राम्स हेलियम का 1 होगा ना नंबर ऑफ मोल्स, Yes, sir. और CV 3R/2 एंड डेल्टा टी 900। वैसे ही 28 ग्राम्स नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना, वो भी 1 ही होगा, Yes, sir. और इसके लिए CV 5R/2 होगा टाइम्स डेल्टा टी, तो इसको सॉल्व करने पर तुझे हीट सप्लाई मिल जाएगा। समझा कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ऑलराइट, 15 से 20। Sir, 19. Air at temperature 400 kelvins and atmospheric pressure is filled in a balloon of volume 1 meter cube. वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और P ATM दिया हुआ है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 300 केल्विन। फाइंड द रेशियो ऑफ buoyant force on balloon and the weight of air inside. तो देख यहाँ पे अंदर जो एयर है वो 400 केल्विन पे है, राइट, और बाहर का एयर जो है वो 300 केल्विन पे। Yes, sir. तो अंदर वाले एयर का अगर मैं डेंसिटी ρ1 मान लूं, और जो बाहर वाला एयर है उसका अगर मैं डेंसिटी ρ2 मान लूं, तो अंदर वाले एयर का जो वेट है लेट्स से W1, वो कितना होगा, ρ1 इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और जो बुएंट फोर्स है उसके लिए मैं बाहर वाले एयर का डेंसिटी लूंगा ना, जो कि लिक्विड की तरह काम कर रहा होगा, तो बुएंट फोर्स जो है वो ρ2 इंटू V इंटू जी होगा।
फाइंड द रेशियो ऑफ बुओयंट फोर्स ऑन बलून, मतलब मुझे W2 हाँ सर समझ गया। इससे आ जाएगा, है ना। यस सर। और डेंसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सॉल्व हो जाएगा इससे। यस सर। Okay. फिर 20 से 30 के बीच में कोई डाउट बताओ। 20 20 7 अच्छा एक सेकंड, 20 बोला क्या किसी ने? 20 से 25 के बीच में? yes sir 20 अच्छा 20 देखो। हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन अ फॉल्टी बैरोमीटर इज 75 सेंटीमीटर्स। फॉल्टी बैरोमीटर मतलब ऊपर वैक्यूम नहीं रहेगा, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड होंगे, है ना। और करेक्ट बैरोमीटर रीडिंग जो है वो 76 सेंटीमीटर। द ट्यूब अबव मर्क्यूरी हैविंग एयर इज 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। तो देखो सिचुएशन ऐसा है, ये ट्यूब है जो मर्क्यूरी बात के अंदर इंसर्ट किया हुआ है, और इसके ऊपर, इसके अंदर जो मर्क्यूरी राइज हो रहा है, मर्क्यूरी के ऊपर जो एयर कॉलम है, द ट्यूब अबव मर्क्यूरी हैविंग एयर, एयर वाले पोर्शन का लेंथ 10 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है, और फॉल्टी बैरोमीटर है इसीलिए ये 75 सेंटीमीटर्स है। बट करेक्ट रीडिंग 76 सेंटीमीटर्स होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे जो एयर ट्रैप्ड होगा उसका जो प्रेशर है वो अपन 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg मान सकते, तभी 0.1 पे प्रेशर 1 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो पाएगा, जो कि एटमोस्फेरिक प्रेशर है 0.2 के प्रेशर के इक्वल। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या दिया, इफ द फॉल्टी बैरोमीटर रीड्स 74 सेंटीमीटर फाइंड द ट्रू बैरोमीटर रीडिंग। देखो ये सिचुएशन तो समझ में आ गई ना हमें। 75 सेंटीमीटर, ये 75 मुझे बताओ फॉल्टी है कि ट्रू है? 40 फॉल्टी। और अभी वो बोल रहा है कि फॉल्टी बैरोमीटर 74 रीड कर रहा है, तो ऊपर का जो एयर कॉलम है वो कितने लेंथ का बन जाएगा अगर ये 75 से 74 हो गया? तो अभी जो ऊपर का एयर कॉलम उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 11 सेंटीमीटर्स। और इस एयर कॉलम का जो प्रेशर है वो P2 मान लेते, तो ये P2 अपन निकाल सकते हैं, इसको P1 मान लो। V1 इज 10 into A एंड V2 इज 11 into A। तो P1 V1 equals to P2 V2 अप्लाई करो। P1 was 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, V1 10 into A, P2 मुझे फाइंड करना, इक्वल्स टू V2 11 into A। तो यहाँ से P2 की वैल्यू 10/11 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg आ जाएगा। तो ट्रू रीडिंग क्या होगा? ट्रू रीडिंग विल बी इक्वल्स टू P2 प्लस 74 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg, मतलब 10/11 प्लस 74। सेकेंड केस में करेक्ट बैरोमीटर का ये रीडिंग होता ना, तो 74.9 के करीब आ जाएगा। हाँ समझ यस में लॉजिक? हाँ और 20 से 25 में कोई डाउट? सर 26। 26, okay. Figure shows a parabolic graph between temperature and for a mixture of gas undergoing an adiabatic process. What is the ratio of VRMS and speed of sound in the mixture? अच्छा तुम लोग ने अभी साउंड वेव्स पढ़ा नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कर दो। स्पीड ऑफ साउंड का हीट एंड थर्मो से क्या रिलेशन है वो तुम बाद में सीखोगे वेव्स चैप्टर में, ठीक है? अभी के लिए स्किप कर दो इसको। ओके सर। सर और 27 पे। 27 भी डाउट है? हाँ देखो ये भी स्टैंडिंग वेव, मतलब साउंड वेव्स के ऊपर ही बेस्ड है। स्टैंडिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, इसको भी छोड़ दो अभी के, ये भी तुम वेव्स में सीखोगे। फिर 30 तक और कोई डाउट है? 30 से 29। अच्छा, air is pumped into an automobile's tire tube up to a pressure of 200 kPa in the morning when the temperature is 20 degrees. प्रेशर जो है वो 200 kPa, इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्रीज मतलब 293 केल्विन। ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर राइजेस टू 40 डिग्रीज मतलब 313 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं ट्यूब का V मान लूं
तो फाइनली ट्यूब जो है वो 20% से एक्सपांड हो गया, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो 1.2 वी हो गया, और फाइनल प्रेशर निकालना, तो नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर सकते हैं ना, P1V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। तो इसको सॉल्व करके तुझे P2 मिल जाएगा, समझो? Yes. 30 से 40 में कोई डाउट? Sir, 32. 32 देखो इसमें क्या दिया है, mass 15 grams of nitrogen is enclosed in a vessel of temperature 300 Kelvin. What amount of heat should be transferred to the gas to increase the RMS velocity of the molecules 2 times? तो मतलब टेम्परेचर 4 टाइम्स होना चाहिए ना, देखो उसी टाइप का सवाल है। डेल्टा टी 900 केल्विन आ जाएगा, तो हीट सेपरेट जो है वो NCV डेल्टा टी होगा ना, इससे आ जाएगा आंसर। Yes, yes. और बताओ, Sir, Best. 33. कौन सा? 33. 33, एक सेकंड। How many degrees of freedom do the molecules of a gas have if under standard conditions? अच्छा देखो, ये भी गामा पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना वो गामा पे डिपेंड करता है, और एक बार तुम्हें गामा मिल गया तो फिर तुम गैस का टाइप प्रेडिक्ट कर सकते हो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसको भी अभी के लिए स्किप कर दो, ये भी वेव्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है? 34, 35, 40 के पहले और कोई डाउट है? Sir, 45. अच्छा 40 से 45 के बीच में सीधा 45, ओके। Yes. इफ हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम में 6300 जूल्स इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस बाय 150। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में 6300 को मैं NCV डेल्टा टी ये लिख सकता हूँ इक्वेशन पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और कांस्टेंट प्रेशर में अगर ऐड किया तो 8800 जूल्स की रिक्वायरमेंट है, और इसको मैं NCP डेल्टा टी लिख सकता हूँ, सेम 150 का चेंज हो रहा है। When the temperature of the gas changes by 300 Kelvin, determine the change in internal energy. तो इन दोनों इक्वेशन से अपन Cp by Cv निकाल सकते हैं ना, Cp by Cv जो है वो 88 अपॉन 63 कितना आ रहा है ये अप्रोक्सीमेटली? किसके क्लोज आ रहा है? Cp by Cv मतलब गामा, तो अगर मैं 9 से डिवाइड करूं, 88 अपॉन 9 जो है वो 10 से थोड़ा सा कम होगा, है ना? तो 9.9 मान लेते हैं अपॉन 7, 1.4 के करीब आ रहा है देखो ये, यस और नो? Yes, और yes. 1.4 मतलब कैसा टाइप का गैस है? गामा का 1.4 होना मतलब डायटोमिक, डायटोमिक मतलब Cv की वैल्यू कितनी होगी? 5R/2। डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, तो डेल्टा यू को तो अपन NCV डेल्टा टी लिख सकते हैं। When the temperature changes by 300, तो यहाँ पे मुझे N, अच्छा एक्चुअली ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, मेरा टारगेट क्या है, मुझे NCV इंटू 300 निकालना है ना, और मुझे ऑलरेडी NCV इंटू 150 पता है, तो मेरा आंसर इसी का डबल होता, डायरेक्टली मैं बोल सकता था 6300 इंटू 2, यही आंसर होता। तो तुम्हें ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, इसी से तुम निकाल लेते, है ना? और 45 से 50 में कोई डाउट है? Sir, 47. 47, okay. A cylinder containing a gas is closed by a movable piston. The cylinder is submerged in ice water mixture. The piston is quickly pushed down from position 1 to position 2. पोजीशन 1 से पोजीशन 2 आ रहा है तो मतलब वो वॉल्यूम को कम कर रहा होगा ना। एंड क्विक प्रोसेस मतलब कैसा होता है जनरली, अपन ने क्या पढ़ा था, सारे क्विक प्रोसेसेस को अपन लगभग एडियाबैटिक मान सकते हैं। तो पोजीशन 1 से 2 तक ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होगा जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा है,
और एडियाबैटिक में मतलब बोल हम रहे ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिया हो तो अगर क्विकली यस, किसी भी क्वेश्चन में अगर तुझे ऐसा दिख रहा है कि क्विकली हो रहा है वो प्रोसेस, तो तुम उसको एडियाबैटिक मान सकते हो, है ना। ओके उसके बाद देखो क्या दिया। उसके बाद बोल रहे कि पिस्टन को पोजीशन 2 पे रखा गया जब तक गैस ने वापस 0 डिग्री अचीव नहीं कर ली। तो उसको पोजीशन 2 पे ही रखा है, मतलब वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। पोजीशन 2 पे अगर वो रखा हुआ है तो वॉल्यूम सेम रहेगा ना उसका। यस और उसके बाद उसको स्लोली पोजीशन 1 पे रेस करना है। देखो जिस तरीके से क्विक को अपन एडियाबैटिक बोलते हैं, वैसे ही स्लो प्रोसेस को अपन आइसोथर्मल बोल सकते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखेगा स्लो प्रोसेस में। लेकिन उसको एकदम स्लो और क्विक का तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी तो हो सकता है ना। नहीं, यहाँ पे अपन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पे कमेंट नहीं कर रहे ना, वो तो हम रिवर्सिबल ही मान के चलेंगे। ओके हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा। मुझे पता कोई चीज एकदम स्लोली अगर जा रही होगी तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर होगा ना, वो हमेशा यस टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा, तो उसको अपन आइसोथर्मल मान सकते हैं। समझो। यस फिर अगला स्टेटमेंट देख। अच्छा, रिप्रेजेंट द होल प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम। तो इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसा होगा देख। ये 3 प्रोसेस से बना हुआ है। पहले क्विक जो कि एडियाबैटिक, फिर उसको सेम वॉल्यूम पे रखा था, उसको 2 to 3 मान लेते, तो वो आइसोकोरिक होगा। एंड फाइनली आइसोथर्मल। तो 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 से 2 में वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। एडियाबैटिक का ऐसा ही कर्व होता है ना। एंड यस कंपैरेटिवली एडियाबैटिक ज्यादा स्टिक होता है आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। फिर 2 से 3 जो है वो आइसोकोरिक होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ऐसे जा रहा होगा, टेम्परेचर कम हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो प्रेशर भी कम हो रहा होगा। एंड फाइनली 3 to 1 आइसोथर्मल विद लेसर स्लोप। ये ग्राफ समझ में आया? 3 प्रोसेसेस के 3 ग्राफ, यस एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल। और नेक्स्ट स्टेप देख क्या पूछा नेक्स्ट स्टेटमेंट में। मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ आइस इज मेल्टेड। तो मतलब जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो m इंटू एल एफ होगी, 8000 कैलोरीज। और पूरे साइकिल में कितना वर्क किया ये पूछा। पूरे साइकिल के लिए तो डेल्टा यू 0 होता है ना, तो पूरे साइकिल के लिए Q इक्वल्स टू W बोल सकते हैं, मतलब वर्क भी 8000 कैलोरीज होगा। समझा? यस ओके। फिर नेक्स्ट सवाल बताओ किसमें डाउट है। 50 के पहले और कोई 51 डाउट है किसको? तो 51 51, ओके। An ideal gas undergoes a process by the relation P equals to alpha V. गैस का एडियाबैटिक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो देख यहाँ पे P V टू दी पावर -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट मान सकता हूँ। यस तो दिस इज बेसिकली अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस यस विद x इक्वल्स टू -1, है ना, ये -1 अपने देखा था ऐसा। तो गैस को अभी V0 से NV0 एक्सपांड किया। तो हमसे पूछ रहे व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ए पार्ट का जो आंसर है वो तो हमें पता है, फॉर्मूला NCV डेल्टा टी। यस अच्छा, अगर वॉल्यूम V0 से NV0 जा रहा है तो प्रेशर जो है वो अल्फा V0 से N अल्फा V0 जा रहा होगा। ये प्रेशर की बात हो रही है और ये वॉल्यूम की बात हो यस रही है ना। तो यस NCV डेल्टा टी मतलब गैस का एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा दिया हुआ है। तो CV की वैल्यू R अपॉन गामा -1 होती है, याद है। यस एंड डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1 अपॉन गामा -1 बाहर रहने दो। NRT2 मतलब P2V2, NRT1 मतलब P1V1। ये आंसर आ जाएगा। P2V2 मतलब n स्क्वायर अल्फा V0 स्क्वायर, एंड P1V1 मतलब अल्फा V0 स्क्वायर। तो यहाँ से कौन से टर्म्स कॉमन ले सकते हैं अपन, अल्फा V0 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर n स्क्वायर -1 अपॉन गामा -1 बच जाएगा। ये ए पार्ट का आंसर आ गया, समझ में आया। यस वर्क डन बाय द गैस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन जो होता है, तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, P1V1 माइनस P1 P2 P2V2 अपॉन x -1। यस हाँ एडियाबैटिक के लिए गामा -1 होता था, बट यहाँ पे गामा x का -1 काम x कर रहा होगा।
तो इससे देखो बी पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। P1 V1 P2 V2 पता है और X भी पता है, ये सॉल्व कर लेगा ना बी पार्ट। यस सर। और मोलार हीट कैपेसिटी का भी फॉर्मूला पता है देखो, C इज CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। यस सर। तो सी पार्ट का भी आ जाएगा ना आंसर। सर ए पार्ट में प्रॉब्लम। ओके ठीक है, फिर और बताओ 50 से 60 के बीच में कोई डाउट? सर 53। 53 ओके। देख यहाँ पे ग्राफ जो है वो प्रेशर 53। वर्स, सॉरी 53, हाँ। इन द स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड L of metallic rods, A and C are maintained at temperature T1 and T2. The rate of heat flow from A to C is W. If A and D are instead maintained at T1 and T2, find the rate of heat flow. देख यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है, फर्स्ट केस में अपन A और C के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, है ना। तो हीट यहाँ से आएगा और बीच में इसको इतने सारे रेजिस्टर्स दिख रहे हैं और यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ पे बीच में जो रेजिस्टर्स है उसमें तू देख पा रहा है ये वाला और ये वाला सीरीज में, ये यस वाला सर। ये वाला भी सीरीज में, और उनका रिजल्टेंट पैरेलल। तो यस सबका अगर मैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R मान लूं तो इक्विवेलेंट 2R पैरेलल, तो इक्विवेलेंट R ही हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में जो हीट करंट जा रहा होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन R होगा, समझा ये? यस सर समझ गए। अभी सेकेंड केस में हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस A और D के बीच में मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ये T1 और D वाला जो पॉइंट है वो T2, मतलब यहाँ पे हीट करंट ऐसे आने वाला है और यहाँ से निकलने वाला है, और इन सबको मैं R मान रहा हूँ। तो यहाँ पे तू देख पा रहा है ये तीनों सीरीज में होंगे, ये R, ये तीनों आर्ट्स जो मैंने ग्रीन में मार्क किया, ये तीनों सीरीज में होंगे और उनका रिजल्टेंट इसके साथ पैरेलल में होगा, है ना। मतलब 3R और R एक दूसरे के पैरेलल में, तो इनका जो R इक्विवेलेंट है वो R1 R2 3R इंटू R अपॉन R1 प्लस R2 3R प्लस R, R इक्विवेलेंट 3R/4 हो जाएगा। तो इस केस में जो हीट करंट होगा वो T1 माइनस T2 अपॉन 3R/4। तो कंपेयर टू फर्स्ट केस, तो देख पा रहे हैं सेकेंड केस का जो हीट करंट है वो 4/3 टाइम्स हो गया, 4/3 टाइम्स ओमेगा आंसर आ जाएगा, है ना। ओके यस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो 57 56 7 57 अच्छा। One end of copper rod of uniform cross section in length 1.5 meters is in contact with melting ice, मतलब ये 0 डिग्री पे होगा, और जो दूसरा एंड है वो बॉइलिंग वाटर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे। At what point along its length should a temperature of 200 degrees be maintained so that in steady state the mass of ice melting is same as the mass of steam produced? तो देख यहाँ पे मैं एक पॉइंट चूज कर रहा हूँ, ये 1.5 को मैं मिटा देता हूँ, मान ले ये पॉइंट मैंने यहाँ पे चूज किया और इस पॉइंट को मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन रख रहा हूँ, सच दैट ये वाला जो कंटेनर है इसमें आइस रखा होगा, ये आइस का कंटेनर होगा, और ये सर मैंने बॉइलिंग इसको वाटर। सॉल्व किया था लेकिन वो 1.5 मीटर मतलब 1 मीटर और 0.5 मीटर आ गया। 1 और नहीं 0.5। यार, एक सेकेंड, इतना सिंपल तो नहीं आएगा, इतना एक्यूरेट वैल्यू डेसिमल्स में आना चाहिए ना, क्योंकि 80 और 540 अपन यूज करेंगे। तो देख यहाँ से जो हीट करंट जाएगा Q1 और यहाँ से जो हीट करंट जाएगा Q2 वो अपन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अच्छा ये एक को x मान लेते ये x है, तो ये 1.5 माइनस x होगा, तो Q1 कितना होगा, KA डेल्टा T अपॉन L, एंड वैसे ही Q2 क्या होगा, KA डेल्टा T 200 माइनस 100 अपॉन L मतलब x। तूने इन दोनों को इक्वेट कर दिया होगा ना। यस सर। हाँ तो ये मिस्टेक हो गई तेरे से, यहाँ पे ऐसा थोड़ी बोला है कि दोनों जगह दोनों कंटेनर्स में हीट सप्लाई सेम हो रहा है, ऐसा बोला है क्या?
नहीं, दोनों कंटेनर में जिस रेट से आइस मेल्ट हो रहा है उसी रेट से पानी वेपराइज हो रहा है, ये बोला है ना। हाँ यस सर, तो वो Q1 हीट मतलब Q1 मतलब जिस रेट से हीट आइस की तरफ जा रहा है, तो Q1 को मैं एक तरीके से टाइम dH by dt बोल सकता हूँ, यस dH1 by dt, and dH1 will be equals to dm1 into latent heat of fusion, यस सर। and हाँ सर similarly अब हो जाएगा, अब हो अब हो जाएगा। जाएगा ना। हाँ सर, मतलब टाइम को इक्वेट करना है ना। हाँ, तो यस किसको इक्वेट करना है, dm1 by dt और dm2 by dt को इक्वेट करना है। तो यहाँ से LF डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से LV डिवाइड हो जाएगा, यस सर, समझ गया तो फिर इक्वेट कर देना, ठीक है। सर। वो मास तो सेम ही होगा ना। dm1 by dt और dm2 by dt सेम होगा क्योंकि दोनों के रेट सेम दिए हुए ना। हाँ यस फिर नेक्स्ट बताओ। सर, 58 मिनट आउट। 58। अच्छा, देखो ऐसा टाइप का शायद अपन ने क्लास एग्जाम्पल में भी किया था। मैं तुम्हें बता देता हूँ फिर भी। 7 rods है, all the rods have equal cross section, the thermal conductivities of the rods are Ka Kc, इन दोनों का K दिया हुआ है, K नॉट मान लो, Kb और Kd इन दोनों का 2K नॉट, और Kf का 4K नॉट, और Kg का 5K नॉट। The rod is kept at a constant temperature T1 and G is kept at a constant temperature T2. तो तुम्हें दिख रहा है ये एक विटस्टोन ब्रिज बन रहा है, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, सर मतलब एफ को कंसीडर नहीं करेंगे ना। हाँ एफ को तुम हटा सकते हो, एफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा, है ना। यस और तुम्हें याद है थर्मल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी होता यस है, एल अपॉन के। तो यस यहाँ पे बी और डी का अगर मैं रेजिस्टेंस आर मान लूं, तो ए और सी का मैं रेजिस्टेंस 2R मान सकता। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, ये T1 टेम्परेचर, ये 2R रेजिस्टर, ये भी 2R रेजिस्टर, बीच वाला जो F है वो उसके होने से नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, इसको तुम हटा सकते हो, है ना। यस सर। यहाँ पे R रेजिस्टर और यहाँ पे भी R रेजिस्टर, और ये टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, T2, है ना। तो F का टेम्परेचर पूछा है हमसे, F का टेम्परेचर कैसे निकालेंगे। F मतलब ये दोनों पॉइंट्स को अब मैं F मान सकता हूँ ना, दोनों का टेम्परेचर सेम ही होगा। जैसे वो फिर हीट इक्वेट कर देंगे, हीट फ्लो। तो हीट को इक्वेट कर देना, करेक्ट। F का टेम्परेचर x मान लो, तो T1 माइनस एक्स बाई 2R इक्वल्स टू x माइनस T2 बाई R हो जाएगा। ये वाले हीट्स को इक्वेट कर दो सर यहाँ पे। इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि मतलब सर किसको पैरेलल में लेना और किसको सीरीज में लेना, वो थोड़ा। नहीं, अपन सीरीज पैरेलल कुछ कर ही नहीं रहे ना, इधर तो अपन खाली हीट्स को हाँ इक्वेट कर रहे हैं, तो उसी से आंसर आ जाएगा। बट हाँ अगर तू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता तो आइदर वे सही है, तो इन दोनों को सीरीज में भी ले सकता था और इन दोनों को भी सीरीज में, और उनका रिजल्टेंट पैरेलल, यस है ना। बट तू ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकता है कि ये दोनों रेजिस्टर्स भी पैरेलल में है ना, क्योंकि इनके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है, तो पहले इनको पैरेलल में ले ले और इन दोनों को पैरेलल में ले ले और फिर रिजल्टेंट्स को सीरीज में, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, ओके सर। समझो। यस और कोई डाउट इसमें से, 59, 60, 65। 65। The temperature distribution of a solar radiation is more or less same as that of a black body whose maximum emission corresponds to wavelength 0.483, मतलब लैम्बडा m दिया हुआ है 0.483 माइक्रोमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ड्यू टू रेडिएशन। अच्छा, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का भी एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा तुम्हें, ये फॉर्मूला पता होगा ना, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यस सर पता है। तो एनर्जी जिस रेट से एमिट हो रही है, लैम्बडा m पता है, मतलब टेम्परेचर भी पता है, Vn डिस्प्लेसमेंट लॉ से यस सर। हाँ टेम्परेचर निकाल लोगे, तो जिस रेट से एनर्जी एमिट हो रही है वो निकाल लोगे स्टीफन्स लॉ से, हाँ यस सर। और एनर्जी को मैं c स्क्वायर dm लिख दूंगा।
तो मास का जो रेट ऑफ चेंज है वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा, सिग्मा ए टी टू द पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर, रेट सर ऑफ ये चेंज ऑफ मास। कैसे बात की? क्या बोल रहे हैं? ये समझा नहीं सर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली तुमने पढ़ा नहीं है, इसलिए शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी। और डी बाई डी टी ये समझ में आया, डी बाई डी टी सिग्मा ए टी टू द पावर 4 हाँ स्टीफन वो लॉ। तो हाँ वो तो और स्टीफन लॉ। डी जो है वो मैं डी एम सी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, अगर ओके डी हाँ। एनर्जी, कोई मास अगर डी एनर्जी बाहर फेंक रहा है, इसका मतलब उसका डीएम मास जो कम हुआ होगा, ये डीएम मास ही डी के फॉर्म में गया होगा एज पर मॉडर्न फिजिक्स। यस सर हाँ। और रिलेशन क्या होगा, डीएम इंटू सी स्क्वायर इज डी ना, तो हाँ डी को यस। डीएम सी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो डीएम बाई डी टी तुम निकाल लोगे। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हाँ। करेक्ट। 66 में भी था। 66 में भी डाउट है? Yes, sir. Find the temperature of equilibrium of a perfectly black disk exposed normally to the sun's rays on the surface of the earth. Imagine that it has a non-conducting backing so that it can radiate only to the hemisphere of space. Assume temperature of the surface of the sun. इसको sun मान ले, यहाँ पे ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक डिस्क है छोटा सा, डिस्क का टेम्परेचर निकालना है एक्सपोज टू द सन, और इसके पीछे नॉन कंडक्टिंग बैकिंग है, मतलब ये जो डिस्क है वो खाली हीट को वापस रेडिएट कर सकता है ना, राइट में अर्थ की तरफ ट्रांसमिट नहीं कर सकता क्योंकि नॉन कंडक्टिंग। सन का टेम्परेचर दिया हुआ है टीएस 6200 केल्विन, रेडियस ऑफ द सन दिया हुआ है, इसको आरएस मान लेते, डिस्टेंस दिया हुआ है अर्थ और सन के बीच में, इसको स्मॉल आर मान लेते है ना, और स्टीफन्स कांस्टेंट दिया हुआ है। तो एक यहाँ पे जो सरफेस है उसका एरिया नहीं दिया है ना, बट एरिया वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये जो सरफेस है ब्लैक डिस्क जो है उसका एरिया ए मान लेते है ना। तो सन जो रेडिएशन एमिट करेगा, जिस रेट से वो हीट एमिट करेगा उसको क्यू मान लेते, क्यू मतलब डी एच बाई डी टी, जिस रेट से वो हीट को एमिट कर रहा है, तो वो सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर सन का सरफेस एरिया इंटू टी एस टू दी पावर 4 होगा बाय स्टीफन्स लॉ। यस। और ये जो हीट है वो चारों तरफ वो एमिट करेगा, तो जब ये हीट अर्थ तक पहुंचेगा तब तक ये इस पूरे स्पीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, तो इस पूरे स्पीयर में जो हीट पर यूनिट एरिया मिलेगा वो Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। यस और इस Into डिस्क का अगर area. मैं एरिया ए मान रहा हूं तो इनटू ए, इतना हीट डिस्क ने रिसीव किया होगा, यस और इक्विलिब्रियम में डिस्क इतना ही हीट वापस रेडिएट कर देगा, यस तो डिस्क ने जो रेडिएट किया होगा दैट विल बी सिग्मा, डिस्क का रेडियस, अच्छा डिस्क का एरिया ए मान लेते, तो सिग्मा इंटू डिस्क का एरिया इंटू डिस्क के टेम्परेचर टू द पावर 4। ये दोनों को जब मैं इक्वेट करूंगा तो एरिया कैंसिल हो जाएगा और डिस्क का टेम्परेचर मिल जाएगा तुझे इसको सॉल्व करने पर। हाँ यस समझ गया। ओके, और बताओ। सर 70 में भी डाउट। Yes, sir. 70 ये ना, हाँ यस सर। a long tungsten heater wire is rated at 3 kilowatt per meter और इसका diameter दिया हुआ, it is embedded along the axis of a ceramic cylinder, एक सिलेंडर मान लेते हैं ये, इसका diameter दिया हुआ है सिलेंडर का 0.12 meters. When operating at the rated power, the wire is at 1500 degree Celsius. यहाँ पे एक वायर एक्सिस पे रखा हुआ है ना, इसको ये वायर मान लेते, टंगस्टन वायर, और लॉन्ग टंगस्टन हीटेड वायर का इसका भी डायमीटर दिया हुआ है, ऑब्वियसली इसका डायमीटर बहुत ही छोटा होगा, तो इसका जो डायमीटर है वो D1 मान लेते, 5 × 10⁻⁻⁴,
वायर का जो टेम्परेचर है T1, ये 1500 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ। सिलेंडर के डायमीटर को D2 मान लेते हैं और सिलेंडर का टेम्परेचर आउटसाइड T2, ये 20 दिया हुआ। फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिरेमिक। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे एक चीज समझो, ये टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहे हैं कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर से? स्टेडी स्टेट होगा ना ये टेम्परेचर, Yes, sir. Steady state. और स्टेडी स्टेट टेम्परेचर में वायर ने जो भी हीट जनरेट किया होगा वो पूरा हीट बाहर कंडक्ट हो गया होगा, है ना? एक्सेस हीट कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं हुआ होगा, ये बोल सकते हैं अपन। वायर जो हीट जनरेट कर रहा है वो 3 किलोवाट्स पर मीटर है, तो अगर ये वाला लेंथ में L मान लो तो उसने ओवरऑल 3000 इंटू L इतना वॉट्स पावर जनरेट किया होगा बाय टंगस्टन वायर। यस और नो? समझ में आ रहा है ये? और ये जो सिलेंडर है इसको अपन एक ऐसा सिलेंडर मान सकते हैं ना जिसका इनर रेडियस पता है और आउटर रेडियस पता है। तो ऐसे सिलेंडर का अपन ने R इक्विवेलेंट निकालना सीखा था, याद है? Sir, वापस बताइए। DL अपॉन के का इंटीग्रेशन होगा ना R हाँ इक्विवेलेंट। सर, हाँ। DL मतलब DR इस केस में, DL मतलब DR, और A मतलब 2 पाई RL फ्रॉम इनर रेडियस टू आउटर रेडियस, R1 टू R2, हाँ, yes sir. है ना? तो ये 1 अपॉन 2 पाई L ln of R2 by R1 and R2 by R1 will be same as D2 by D1, ये R इक्विवेलेंट आ गया। तो जो हीट फ्लो हो रहा होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन, वो कितना होगा? टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 अपॉन R इक्विवेलेंट, और जिस रेट से पावर जनरेट हो रहा है उसी रेट से हीट कंडक्ट होना चाहिए। इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ। इन दोनों को इक्वेट करने पर L के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और मुझे K की वैल्यू मिल जाएगी। ये K जो अननोन है वो मिल जाएगा। समझ में आया मेथड? सर, ये एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पावर जनरेटेड बाय द वायर, ये समझो 3000 वॉट्स पर मीटर Yes. जनरेट कर रहा है ना, तो L लेंथ अगर हाँ। मैंने मान लिया तो 3000 L वो जनरेट कर रहा होगा पावर। Yes इस sir. वायर में इतना पावर जनरेट हो रहा होगा, और जो भी पावर जनरेट हो रहा है वो बाहर कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो जाना चाहिए। Yes sir. मतलब P शुड बी इक्वल टू DH बाई dt, एंड कंडक्शन का जो DH बाई dt है वो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट होता है ना। Yes sir. और R इक्विवेलेंट तो तुम्हें ये निकालना आता है, ये सीखा था अपने, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था हाँ, yes sir. सिलेंडर का R इक्विवेलेंट। तो बस ये यहाँ पे डाल दो और इन दोनों को Okay. इक्वेट करके फिर R इक्विवेलेंट में जो K अननोन है वो तुम सॉल्व करके निकाल लोगे। यहाँ पे सॉरी K का भी टर्म आएगा जो मैंने मिस कर दिया, तो ये K मिल जाएगा ना इससे। Yes sir. फिर कितने सवाल बचे? और कोई डाउट है इसमें से? 71, 72, 73? सर 73 में मतलब मेरे को मैंने सोचा वो सही है कि नहीं, वो एक बार बता देंगे? अच्छा देख, मैं बता देता हूँ फिर तू वेरीफाई कर ले तूने जो सोचा वो सही है कि नहीं। द शेल ऑफ अ स्पेस स्टेशन इज blackened sphere in which temperature is 500 Kelvin। तो ये शेल है स्पेस स्टेशन का, इसका टेम्परेचर 500 दिया हुआ, और इसको एक और थिन स्फेरिकल स्क्रीन से कोट किया हुआ ऑफ सेम रेडियस। और हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द शेल इफ द स्टेशन इज एनवलप्ड बाय अ थिन स्फेरिकल ब्लैक स्क्रीन। एक बार वापस स्टेटमेंट पढ़ ले, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। द शेल ऑफ अ स्पेस स्टेशन इज blackened sphere in which temperature is 500 Kelvin is maintained due to operation of appliances of the station। मतलब फर्स्ट केस में ये जो पावर रेडिएट कर रहा होगा वो सिग्मा इंटू ए इंटू 500 टू द पावर 4 होगा, Yes है ना? sir. और सेकेंड केस में अगर मैं इसको ब्लैक कोटिंग से भी अगर रिप्लेस कर रहा हूँ तो जो अंदर का सिस्टम है वो तो एक पर्टिकुलर रेट से पावर जनरेट कर रहा होगा ना,
तो फाइनली स्पेस में तो इसी पावर से रेडिएशन होना चाहिए, राइट? सर ब्लैक बॉडी। तो इस केस में अगर मैं इसका इनर टेम्परेचर T मान लूं, तो सिचुएशन क्या होगी? सर ये वो जो दोनों shell है, जगह कंडक्ट करेंगे ना। एक शेल है और एक ये कोटिंग है। देख, मैं इसको ऐसे अलग से बना देता हूँ। कोटिंग को मैं ऐसे हैच कर रहा हूँ। एक्चुअली कोटिंग पूरा शेल के ऊपर ही लगा हुआ है, अंदर बीच में जो गैप है वो है नहीं, वो मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ये शेल है ना, शेल मान ले क्यू रेट से हीट भेज रहा है, राइट? यस सर। तो वो वापस से जो एनवलप है वो वापस से उसको क्यू रेट से हीट भी देगा ना, क्योंकि वो एनवलप सर जो जो है वो स्क्रीन है वो वापस से क्यू रेट से वो शेल को वापस हीट सप्लाई करेंगे ना। करेक्ट, वो क्यू रेट से हीट सप्लाई करेगा, तो वो दोनों का एडिशन हो जाएगा, टोटल हीट। और यहाँ से वो फिर सर उधर से भी क्यू ही करेगा ना वो। 2Q भेजना चाहिए ना यहाँ से बाहर। सर वो 2Q क्यों भेजेगा, क्यू ही भेजेगा ना। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से भी Q भेजेगा, करेक्ट। अगर वो अंदर की तरफ Q भेज रहा है तो यहाँ से भी Q भेज रहा है, तो शेल का 2Q हो जाएगा ना, तो वैसा। हाँ। तो ये ओवरऑल 2Q भेज रहा है, मतलब एक तरीके से अपन 2P बोल सकते हैं ना। हाँ यस तो सेकंड केस में 2P विल बी सिग्मा A T टू द पावर 4, और ये अननोन T तुझे निकालना। सर। तो ये सही है, बस वो पूछना। सही है, ये लॉजिक सही है, इससे आंसर भी मैच हो रहा होगा ना। टेम्परेचर 500 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। यस सर। ठीक है, बस इतने ही डाउट्स है ना? यस सर। सर ओके, तो एक्सरसाइज बाकी के डाउट्स के लिए कल 10 to 12 पूछ लेना। एक्सरसाइज 2 और 3 के सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हुए, ओके। राइट? उसका लिंक मैं वापस शेयर कर दूंगा। उसका लिंक मैंने भेजा था ना ग्रुप पे? नहीं सर आपने नहीं भेजा था। मैंने सेंड तो किया था, मैं आज वापस सेंड कर दूंगा। मैं एक्सरसाइज 4 भी अपलोड कर दूंगा उसी टाइप पे, आज जो अपन ने डिस्कशन किया। ओके तो उसमें तुम एक्सरसाइज 2 और 3 के सॉल्यूशन पे रिफर कर लेना, मैंने सारे क्वेश्चंस उसमें डिस्कस किए। ठीक ओके है, सर। सर और आपने फिर भी अगर रिवीजन तुम्हें कुछ सेट। डाउट्स रहते हैं तो मुझे कल के डाउट लेक्चर में पूछ लो। ओके सर 10 आपने AM रिवीजन सेट्स के अपलोड किए। रिवीजन सेट्स के मैंने अभी तक 3.1 3.2 के किए। 4.1 सर नहीं 4.2 मतलब अपने 5.1 और 5.2 का मैं थर्मोडायनेमिक्स। कर दूंगा अपलोड। मैं अभी 2-3 घंटे में अपलोड कर दूंगा, और मैं अपलोड करके तुम्हें लिंक भी ग्रुप पे भेज दूंगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैंने अपलोड कर दिया उस लिंक पे। ओके सर। ओके, चलो फिर कल मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।